नमस्कार। आज हम बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की जो मशीनरी है उसे खोलकर देखने वाले हैं। मतलब पटना में बैठे मुख्यमंत्री से लेकर गांव के मुखिया तक आखिर ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है। हमारे पास कुछ बेहतरीन वीडियो और लेख हैं और हमारा मिशन है इनमें से वो बातें निकालना जो बिहार को समझने का एक नया नजरिया देंगी। चलिए इसे खोलकर समझते हैं। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। बिहार में हर प्रशासनिक फैसले के पीछे आप कहिए एक गहरी ऐतिहासिक और राजनीतिक कहानी छिपी होती है। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने से लेकर झारखंड के बंटवारे तक इस राज्य की सीमाओं और संरचना में इतने बदलाव हुए हैं कि आज के सिस्टम को समझे बिना हम ये जान ही नहीं सकते कि नीतियां जमीन पर क्यों सफल या असफल होती हैं। तो फिर कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां से बिहार ने अपनी एक अलग पहचान बनानी शुरू की। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सफर 1912 में शुरू हुआ, जब बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग किया गया। जी, लेकिन ये वो बिहार नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। बिल्कुल नहीं। वो तो बस पहला कदम था। असली मोड़ तो 1936 में आया, जब उड़ीसा भी अलग हो गया और बिहार एक स्वतंत्र प्रांत के तौर पर उभरा। अच्छा। पर अगर हम आज के बिहार की प्रशासनिक बनावट को समझना चाहते हैं तो हमें सीधे साल 2000 में जाना होगा। झारखंड का विभाजन। मुझे जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि एक ही झटके में राज्य का भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक समीकरण सब कुछ बदल गया होगा। इसका असर कितना गहरा था? असर बहुत ही ज्यादा गहरा था। 15 नवंबर 2000 की तारीख सिर्फ एक राज्य के जन्म का दिन नहीं था, बल्कि बचे हुए बिहार के लिए एक प्रशासनिक रीसेट बटन की तरह था। आप सोचिए, रातों रात राज्य की सारी खनिज संपदा चली गई। और प्रशासनिक तौर पर देखें तो लोकसभा की सीटें 54 से घटकर 40 रह गईं, राज्यसभा की 22 से 16, राज्य की विधानसभा 324 सदस्यों से घटकर 243 की हो गई और प्रमंडलों की संख्या भी 13 से 9 पर आ गए। बाप रे! ये सिर्फ आंकड़ों का हेरफेर नहीं था, ये पूरे राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक वजूद का पुनर्निर्धारण था। और इसी से जुड़ा एक बड़ा दिलचस्प फैक्ट हमारे स्रोतों में, झारखंड के अलग होने के बाद बिहार क्षेत्रफल के हिसाब से 13वें नंबर पर आ गया था। लेकिन 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो बिहार बिना कुछ किए 12वें स्थान पर पहुंच गया। और ये छोटी सी बात हमें एक बड़ा सबक सिखाती है। ये दिखाती है कि भारत के संघीय ढांचे में कोई भी राज्य एक द्वीप की तरह नहीं है। देश के एक कोने में लिया गया फैसला दूसरे कोने के राज्य की स्थिति को भी बदल सकता है। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये तो हुई राज्य की भारी बनावट की बात। अब थोड़ा अंदर चलते हैं, उस सत्ता के केंद्र में जहां से पूरे राज्य को चलाया जाता है। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। हाँ, और उनके बाद से अब तक बिहार ने कई राजनीतिक दौर देखे हैं। इसी सफर में 1997 में राबड़ी देवी के रूप में राज्य को अपनी पहली महिला मुख्यमंत्री मिली, जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही नजरिए से एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। बिल्कुल। और अगर कार्यपालिका के संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो आजादी के बाद पहले राज्यपाल श्री जयराम दास दौलतराम थे। ये तो हुए वो चेहरे जो शासन चलाते हैं, लेकिन वो कौन सा मंच है जहां राज्य के लिए कानून बनते हैं? मैं विधानमंडल की बात कर रहा हूं। और यहाँ बिहार की संरचना काफी दिलचस्प है। ये भारत के उन सिर्फ 6 राज्यों में से एक है जहां द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी एक विधानसभा जो निम्न सदन है और एक विधान परिषद जो उच्च सदन है। ये बहुत ध्यान खींचती है। ज्यादातर राज्यों में तो सिर्फ विधानसभा होती है। तो बिहार में इस दोहरी व्यवस्था का क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक अतिरिक्त राजनीतिक परख है या इसका कोई गहरा मकसद है? देखिए, सिद्धांत रूप में विधान परिषद को एक ऐसे सदन के रूप में देखा जाता है जो विधानसभा के फैसलों पर दोबारा विचार करता है, उन्हें और परिपक्व बनाता है। विधानसभा में 243 सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, जहां 40 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है। वहीं विधान परिषद, जो 75 सदस्यों का एक स्थायी सदन है, वो एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस का काम करता है। अच्छा। हाँ। हालांकि व्यवहार में इसकी भूमिका पर हमेशा बहस होती रहती है। और इसी विधानमंडल से जुड़ी एक हालिया घटना है जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार विधानसभा परिसर का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब वे शताब्दी स्मृति स्तंभ का उद्घाटन करने आए तो यह एक प्रतीकात्मक क्षण था।
यह राष्ट्रीय स्तर पर बिहार की राजनीतिक संस्थाओं के महत्व को रेखांकित करता है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि बिहार के लोकतंत्र का केंद्र है। तो ये तो हुई पटना में बैठे नेताओं और विधानमंडल की बात। लेकिन सवाल यह है कि विधानसभा में बना कोई कानून या मुख्यमंत्री का कोई फैसला एक आम नागरिक तक, मान लीजिए सीतामढ़ी के किसी गांव में, पहुंचता कैसे है? इसके लिए तो एक पूरी मशीनरी काम करती होगी। हाँ, और इसी मशीनरी को समझना सबसे जरूरी है। ये एक पिरामिड की तरह है। सबसे ऊपर है 9 प्रमंडल, जिन्हें अंग्रेजी में डिविजन्स कहते हैं, जैसे तिरहुत प्रमंडल जो सबसे बड़ा है और जिसमें 6 जिले आते हैं। 6 जिले मतलब वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण। ये सब एक ही प्रशासनिक छतरी के नीचे हैं, जिसका मुख्यालय मुजफ्फरपुर में है। बिल्कुल सही। प्रमंडलों के नीचे आते हैं 38 जिले, जिनका मुखिया होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम। फिर हर जिले को अनुमंडलों में बांटा गया है, जो कुल 101 हैं और जिनके प्रमुख एसडीओ होते हैं। और जमीनी स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण इकाई है प्रखंड या ब्लॉक, जिनकी संख्या 534 है। और जहां बीडीओ यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी सरकारी योजनाओं को लागू करवाते हैं। 534 ब्लॉक्स, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क है। लेकिन क्या ये सिस्टम आज भी उतना ही प्रभावी है? हमारे स्रोतों में क्या इस बात का जिक्र है कि इतने सारे स्तर होने से काम आसान होता है या फाइलों में और उलझ जाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सिद्धांतिक तौर पर ये व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण और योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने के लिए बनी है, लेकिन व्यवहार में लाल फीताशाही और समन्वय की कमी जैसी चुनौतियां हमेशा रहती हैं। वैसे एक मजेदार बात बताऊं? हाँ, बताइए। कुछ प्रमंडलों के मुख्यालय का नाम प्रमंडल से अलग है। जैसे मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया में है, जबकि मगध नाम का कोई जिला है ही नहीं। ये दिखाता है कि कैसे प्रशासन में आज भी ऐतिहासिक नामों और पहचान को जिंदा रखा गया है। ये वाकई दिलचस्प है। अब उस स्तर पर आते हैं जो सीधे तौर पर लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा है, स्थानीय स्वशासन, यानी पंचायतें और नगरपालिकाएं। हाँ, ग्रामीण बिहार में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। सबसे नीचे ग्राम पंचायत, बीच में पंचायत समिति और सबसे ऊपर जिला परिषद। लेकिन यहाँ बिहार ने एक ऐसा काम किया जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गया। आप महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की बात कर रही हैं। बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य था। ये एक क्रांतिकारी कदम था, है ना? ये सिर्फ एक कदम नहीं था, इसने बिहार की ग्रामीण राजनीति की शक्ल ही बदल दी। हालांकि हमारे कुछ स्रोत इस पर भी बहस करते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। क्या इससे वाकई महिला नेतृत्व उभरा, या फिर मुखियापति या सरपंचपति की संस्कृति को बल मिला, जहां महिलाएं सिर्फ चेहरा होती हैं और फैसले उनके पुरुष रिश्तेदार लेते हैं? ये एक जटिल सवाल है जिस पर आज भी बहस जारी है। ये एक बहुत जरूरी नुआंस है। मतलब कानून बनाना एक बात है और सामाजिक सोच को बदलना दूसरी। और शहरी इलाकों का क्या? वहां कैसी व्यवस्था है? शहरी इलाकों में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है। नगर पंचायतें, नगर परिषदें और सबसे ऊपर नगर निगम। स्रोतों के मुताबिक बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायतें हैं। और यहाँ भी हाल में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। कौन सा बदलाव? अब नगर निगमों में मेयर और डिप्यूटी मेयर का चुनाव सीधे जनता करती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जनता पार्षदों को चुनती थी और फिर वो पार्षद मिलकर मेयर और डिप्यूटी मेयर चुनते थे। इस बदलाव से अब मेयर सीधे शहर की जनता के प्रति जवाबदेह हो गए हैं। अच्छा, मतलब अब शहरी सरकार का मुखिया सीधे लोगों के जनादेश से आता है। और क्या जमीनी स्तर पर हो रहे इस काम को कोई पहचान भी मिल रही है? जरूर मिल रही है। जब हम जमीनी स्तर पर अच्छे काम की बात करते हैं तो स्रोतों में सीतामढ़ी की चौरसिया पंचायत का जिक्र आता है। उन्होंने जल संरक्षण के लिए एक ऐसा मॉडल बनाया जिसे देखने के लिए दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। इसी तरह गया की चौरसुआ पंचायत को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि चुनौतियों के बावजूद बदलाव की शुरुआत एक पंचायत से भी हो सकती है। ये सुनकर अच्छा लगा। चलिए, अब एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो बिहार की राजनीति का एक स्याह पक्ष दिखाता है। मैं राष्ट्रपति शासन की बात कर रहा हूं। हमारे स्रोतों में जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। हाँ, 8 बार। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बिहार की राजनीतिक अस्थिरता का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि राज्य में सरकारें कितनी नाजुक रही हैं।
पहली बार 1968 में भोला पासवान शास्त्री की सरकार के समय लगा था। 8 बार राष्ट्रपति शासन लगना, ये अपने आप में एक कहानी कहता है। ये कोई संवैधानिक अपवाद नहीं बल्कि एक पैटर्न जैसा लगता है। इसके पीछे की मुख्य वजह क्या रही हैं? समीकरणों का नाजुक संतुलन रहा है। जब भी कोई सरकार अपना बहुमत खो देती थी और कोई दूसरी स्थिर सरकार बनने की संभावना नहीं होती थी, तो केंद्र को दखल देना पड़ता था। और हर बार जब ऐसा होता है तो विकास की प्रक्रिया रुक जाती है। आखिरी बार ये 2005 में राबड़ी देवी सरकार के समय हुआ था। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम क्या कह सकते हैं? हमने देखा कि बिहार का प्रशासनिक ढांचा, ऐतिहासिक विकास, राजनीतिक संरचना और जमीनी स्तर के शासन का एक जटिल मिश्रण है। बिल्कुल, ये एक ऐसी मशीनरी है जिसकी नींव बंगाल से अलग होने के समय रखी गई, जिसे झारखंड के विभाजन ने एक नया आकार दिया और जिसे बार बार की राजनीतिक अस्थिरता ने परखा है। आज की जो मुख्य बातें हैं वो सिर्फ आंकड़े नहीं है, वो है बिहार के गठन की कहानी, इसकी अनूठी द्विसदनीय विधायिका, त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली और सबसे बढ़कर स्थानीय निकायों में महिलाओं को सशक्त बनाने में इसकी अग्रणी भूमिका, भले ही उसमें अपनी चुनौतियां हों। और इस पूरी बातचीत के बाद मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। जैसे हमने चर्चा की, बिहार के प्रशासनिक सीमाएं समय के साथ बदलती रही हैं। आज भी मिथिला जैसे एक अलग राज्य बनाने की मांग समय समय पर उठती रहती है, जिसका जिक्र हमारे एक स्रोत के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी अपने कार्यकाल में किया था। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में बेहतर प्रशासन और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए क्या बिहार की प्रशासनिक संरचना में हमें और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं? क्या राज्य का एक और विभाजन संभव है? इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है।